हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे स्टडीज़। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एट स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसमें हमने देखा कि किस तरह लोगों ने स्ट्रगल किया, मतलब उनका कितना महत्व दिखाया उस स्ट्रगल में, कितना उनका जो अंदर का जो इंस्पिरेशन था, जो उमा जी नायक या फिर पेशवा जो लोग ने उन्हें दिया था, उस स्ट्रगल को 1857 में किस तरह उन्होंने दिखाया वो हमने देखा। स्ट्रगल, और जब ये स्ट्रगल हुआ उसके पहले 1857 जब वो स्ट्रगल हुआ उसके बिफोर में क्या क्या सारी चीज़ें हुई, अगर हम देखेंगे तो स्ट्रगल हो रहा है 1857 में, स्ट्रगल हो रहा है तो कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण हमने 1857 के पहले पढ़ा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी एक महत्व आया बीच में, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उसका बोलते ना पास्ट टेंस तो होगा। तो वही हमने इसमें देखा, और हमने देखा उमा जी नायक ने किस तरह लोगों को इंस्पायर किया कि ब्रिटिशर्स से लड़ो, उनसे रिवॉल्ट करो। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि कॉजेस ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 में क्या क्यों हुआ था, सारी चीज़ें, उसका कॉजेस क्या हुआ था वो भी देखा। इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से क्यों इंडिया पीछे रह गया, सोशल कॉजेस की वजह से क्यों इंडिया पीछे रह गया, ब्रिटिशर्स ने उनको हराया। पॉलिटिकल कॉजेस देखा हमने, डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और हमने ये भी देखा कि इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें कितना डिसकंटेंट का सामना करना पड़ता था, यानी ब्रिटिशर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और जो इंडियन सोल्जर्स थे जो काम उतना करते थे, उनका जो बलिदान था वो भी उतना ही जाता था, पर फिर भी जो इनका बोलते हैं ना हॉनर कम हुआ करता था, और फिर जो इनको महत्व देने का काम होता है वो भी कम हुआ करता था। और हमने देखा इमीडिएट कॉजेस क्या हुआ, सबका आउटबर्स्ट, यानी कि सबको जो अंदर से पहले ब्रिटिशर्स ने इतना दबा के रखा, इतना उनको बोलते हैं ना तकलीफ दिया, फिर उनका जब आउटबर्स्ट का टाइम आया तो किस तरह उन लोगों ने, मंगल जो पांडे थे उन्होंने किस तरह उनका आउटबर्स्ट दिखाया, और एक ऑफिसर को उन्होंने शूट भी कर दिया था। हमने ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट 1 में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, जिसके कारण आपको जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं या फिर जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखते हैं स्कोप ऑफ स्ट्रगल ऑफ, अब देखते हैं इसका स्कोप, मतलब स्ट्रगल तो हुआ पर ये कहाँ से हुआ, कहाँ तक गया, या फिर कहाँ के लोगों ने स्ट्रगल का बोलते हैं ना किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्कोप ऑफ स्ट्रगल, द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपॉइज इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। अब जो सिपॉइज, मैंने आपको बताया सिपॉइज यानी जो सोल्जर्स होते हैं, सिपॉइज यानी जो सोल्जर्स, अब इनका जो सोल्जर्स थे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उनका जो कॉन्फिडेंस था उसमें इंक्रीजिंग पार्ट आया। अब बोलोगे कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा, अब कॉन्फिडेंस यूँ बढ़ा क्योंकि जो उनका दिल्ली था, जब देखा मंगल पांडे को शूट किया तो सबने एक आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन में दिल्ली को उन्होंने कैप्चर किया। तो जब उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया तो जो उनका बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, और वो भी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू द अदर सोल्जर्स। अब जैसे एक सोल्जर इंस्पायर होगा तो वो दूसरों को इंस्पायर करेगा, दूसरे इंस्पायर होंगे तीसरे को इंस्पायर करेंगे, तो सोल्जर्स के बीच में इंस्पिरेशन का पार्ट आया। द रिवॉल्ट सोन स्प्रेड इन द नॉर्थ इंडिया। अब जो रिवॉल्ट था पहले डेक्कन में चलता था, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में चलता था, पर ये नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हम बोल सकते हैं कश्मीर में या फिर पंजाब में या फिर हम बोल सकते हैं उत्तराखंड में, यहाँ सारी चीज़ों पर, इन जगहों पर नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होने लगा। द इंडियन सोल्जर रिवॉल्टेड टू कंटेनमेंट फ्रॉम बिहार ऑफ राजपूताना, यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया, किसके खिलाफ रिवॉल्ट किया, जो राजपूताना था उनके खिलाफ, क्योंकि वो भी उस समय ब्रिटिशर्स से मिल रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ भी रिवॉल्ट किया गया। और जो दूसरे राजपूताना थे उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं रिवॉल्ट करना चाहा। द रिवॉल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, अहमदाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। अब जो ये था लखनऊ में भी स्प्रेड हुआ, ये लखनऊ भी हमारे बोलते हैं ना नॉर्थ पार्ट में आता है, हमने बोला नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होने लगा, तो लखनऊ में स्प्रेड हुआ, इलाहाबाद में, बनारस में, झांसी में, इन जगहों पर स्प्रेड होने लगा। लेटर दिस स्प्रेड टू साउथ इंडिया। अब जो ये था पहले साउथ इंडिया में था, पर कुछ पार्ट जो ऐसे थे जहाँ पर लोग जागरूक नहीं थे, पर वहाँ पर इन लोगों ने उन्हें जागरूक करा। अब वो लोग किन लोग, जो नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था, क्योंकि झांसी, यहाँ पे देखा झांसी में भी ये सब सारी चीज़ें शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है झांसी की रानी यानी महारानी लक्ष्मीबाई उन्होंने भी पार्ट लिया होगा। इन द रिवॉल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा एंड हिज ऑफिसर रांगो बापूजी, चिम्मा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नारगौंड, भागोजी नायक
ऑफ अहमदनगर वेर इन द फोरफ्रंट। अब जो ये लोग थे, चिम्माजी साहब और कोल्हापुर, जो बाला साहब जो नारगांव के थे, रामकोजी बापू जो थे, इन लोगों ने इसमें अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिखा। मतलब इन लोग ज़्यादा का हेड हुआ करते थे। जो इनकी पार्टीज हुआ करती थी वो अलग अलग थी, ये एक साथ मिलजुल कर नहीं आते थे। मतलब डेक्कन के लोग अलग रहेंगे, नॉर्थ के लोग अलग रहेंगे और वेस्टर्न के लोग अलग रहेंगे। मतलब अलग अलग पार्ट में इन्होंने शुरू किया। अगर इनका पार्ट एक साथ होता, मतलब एकजुट होता, यूनिटी में होता, तो ये शायद ही जीत सकते थे। पर ये एकजुट नहीं थे, अलग अलग पार्ट में थे, इसलिए ब्रिटिशर्स को बहुत ही आसान हुआ कि इनका जो बोलते ना पार्टी, इसको तोड़ने में बहुत ही इनका आसानी हुई। क्योंकि लकड़ी एक एक रहेगी तो उसको तोड़ने में आसानी मिलेगी, और लकड़ी अगर बंडल में रहेगी तो उसे तोड़ना नामुमकिन सा हो सकता है। पर ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि जो लोग थे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे। रॉयल क्वींस ऑफ पैथ सुरगाना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल। अब जो रॉयल जो क्वींस हुआ करते थे, अब बोले रॉयल क्वींस जो महारानियाँ हुआ करती थी, जो वो भी स्त्रियों को, यानी कि अगर आप देखने जाओगे कि अगर कोई भी महिला है, कोई भी राज्य में कोई महिला है या फिर बहुत सारी महिला है, वो जागरूक मर्दों में, यानी कि जो मैंस होते हैं उनके कहने से कम जागरूक होती हैं। अगर वही बात जाकर कोई वुमेन कहे उनसे तो वो ज़्यादा जागरूक होती हैं। तो रॉयल क्वींस ने भी लोगों को बहुत ही जागरूक किया इस स्ट्रगल में। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ काजर सिंह एंड बिल्स और रिवॉल्ट, यानी कि 1857 के दौरान ही जो काजर जो सिंह थे उनके अंडर में जो लीडरशिप चल रहा था, जो पीपल्स थे, उन्होंने बिल्स में रिवॉल्ट किया। वेरस शंकर शाह लेड अ रिवॉल्ट इन सतपुरा रीजन। अब जो शंकर शाह थे उन्होंने सतपुरा रीजन में भी ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया। 400 फीमेल्स बिल्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट एट खानदेश, यानी कि जो 400 फीमेल से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ज़्यादा लोगों ने जो महिलाएं थी 400 से ज़्यादा जो थे, उन्होंने जो खानदेश का रिवॉल्ट था, खानदेश में भी रिवॉल्ट हुआ था, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने इसमें खाली स्ट्रगल के बारे में देखा कि कौन कौन से कहाँ से पार्ट से आए, क्योंकि इसमें तो हमने टॉपिक है उसका नाम ही है स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। क्या है स्कोप, यानी स्ट्रगल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक पहुँचा था। अब देखते हैं लीडरशिप ऑफ स्ट्रगल। Leadership of the struggle during 18th CA after the weakening of Mughal Empire, invader like Nadir Shah Abdali attack India, यानी कि लीडर ऑफ द स्ट्रगल, यानी कि लीडर स्ट्रगल में लीडरशिप किसने निभाया वो भी देखेंगे। ड्यूरिंग द 18th CA, जब 18th सेंचुरी चल रहा था, आफ्टर द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, लेकिन मुगल एम्पायर उस समय बहुत ही वीक हो गई थी। जैसा कि हमने देखा कि किस तरह जो हमारे पेशवा लोग थे या फिर जो और लोग थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को महत्व सिखाया और उन्होंने जो दिल्ली को कैप्चर किया। तो दिल्ली पहले किसका था, मुगल एम्पायर। मुगल का एम्पायर था एक औरंगजेब, उसका पहले था, हमने आप 7th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा सारी चीज़ें, पूरा शिवाजी महाराज के बारे में था या फिर जो आप बोल सकते मेडिवल पीरियड के बारे में पूरा था। ये अभी हम मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं। तो मुगल एम्पायर किस तरह उन्होंने कैप्चर किया था, ये सारी चीज़ें हमने देखा है। इन्वाइडर लाइक नदीर शाह, जो नदीर शाह थे, अब्दाली अटैक इंडिया। अब जो नदीर शाह अब्दाली जो थे, उन्होंने पहले भी एक बार इंडिया पे अटैक किया था, पर इन्होंने वापस अटैक करना चाहा। अब कोई भी अटैक दूसरी बार क्यों करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ अलग दिखता है, कुछ अलग वेल्थ दिखता है, कुछ अलग वहाँ पर एंटीक पीस दिखती हैं, इसलिए वहाँ पर इन्वेट कर आक्रमण कर उस सारी चीज़ों को ले जाना चाहता है। The Marathas understood that Mughal Empire cannot react to this foreign invasion and took up the responsibility of safeguarding India। यानी कि अब पहले एक बार हुआ था जब अब्दाली आया था तो मुगल एम्पायर ने संभाल लिया था, क्योंकि उस समय औरंगजेब था और औरंगजेब तो जो था वो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली एम्पायर था। उसके पास बहुत सारे गोले बारूद थे, जिसके कारण उन्होंने अब्दाली को हरा दिया था एक बार। पर इस बार लगा अब्दाली को, क्या लगा कि इस बार मैं जाऊँगा तो मुगल एम्पायर बहुत ही वीक हो चुकी है और जो इंडियन जो हम बोलते हैं मराठास, ये इनकी सहायता नहीं करेगी। पर उस समय क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेशन हुआ अब्दाली का, उस समय मुगल एम्पायर टूट गई थी। तो जो अब इंडिया में जाहिर सी बात है, जब अब्दाली दिल्ली में जाएगा तो धीरे धीरे करके डेक्कन प्लेट्यू में, यानी कि साउथर्न साइड में जहाँ पर मराठास रहते हैं वहाँ पर भी आएगा। इसलिए जो मराठास थे, जो इंडियन पीपल्स थे, उन्होंने चाहा कि हम अब्दाली को वहीं से भगा देंगे ताकि वो साउथ पार्ट में ना आ सके। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, इंडियन पीपल्स ने ली। द मराठास फाउट अगेंस्ट अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीजन, और इसी वजह से जो मराठास थे उन्होंने अब्दाली से लड़ा। कहाँ पर लड़ा, पानीपत, जो पानीपत जगह था वहाँ पर इन्होंने लड़ा। इन द फ्रीडम स्ट्रगल
sorry in the freedom struggle of 1857, the descendant of Mughals, Bahadur Shah was incapable of fighting with against British। यानी कि एक बार क्या हुआ, फिर एक 1857 का स्ट्रगल चल रहा था। जैसे कि हमने देखा अलग अलग पार्ट से जो स्ट्रगल चालू था, उसी में से एक स्ट्रगल था किसका, बहादुर शाह का स्ट्रगल था। किसका, बहादुर शाह का। तो ये जो अब बोलते हैं ना इनकैपेबल हो गए, उसमें बहुत ही टूट गए थे। अब टूट गए थे उनके आर्मी के कारण, या फिर हम बोल सकते हैं उनके कुछ बोलते हैं ना वफादारी नहीं होगी उनके किंगडम में, इसके कारण वो टूट गए थे और वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं लड़ पाए, वो कैपेबल भी नहीं हुए। अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, और इसी कंडीशन को नाना साहब ने अंडरस्टैंड किया कि अभी हमें बहादुर शाह की मदद करनी होगी। तो नाना साहब पेशवा रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड टाटिया टूक अप द चार्ज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। और इसी के चलते बहादुर शाह तो गिर गए थे। तो नाना साहब पेशवा जो थे, नाना साहब पेशवा बाजीराव के पुत्र थे, आपको पता होगा बाजीराव के पुत्र थे नाना साहब पेशवा जो थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने भी उनकी सहायता की, झांसी की जो रानी थी उन्होंने भी, और टाटिया टॉप जो थे उन्होंने भी इनकी सहायता की फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड दिस स्ट्रगल। अब आप बोलोगे कि उस समय हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहे होंगे, पर उस समय हिंदू मुस्लिम जो थे उन्होंने यूनिटी बनाकर रखी थी, क्योंकि अगर वो बीच में खुद के बीच में झगड़ा करेंगे तो ब्रिटिशर से कौन लड़ेगा, इसलिए उन्होंने यूनिटी बनाकर रखी थी। मौलवी अहमद अल्लाह कुनवर सिंह, मुगल कमांडर भक्त खान, बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन। अब इन लोगों ने भी अलग अलग रीजन में उनका बोलते हैं ना रिवॉल्ट शुरू किया। इन द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, जब दिल्ली का रिवॉल्ट चल रहा था और उसी के चलते बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे थे दिल्ली के खिलाफ नहीं बल्कि दिल्ली के साथ साथ कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, वेस्ट बिहार वॉज मोर फेयर। अब जो वेस्ट बिहार था उसमें ज़्यादातर बोलते हैं ना ब्रिटिशर्स का ज़्यादा कब्जा हो गया था, क्योंकि जो वेस्ट भी होगा वहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आता है, तो वेस्ट बंगाल से वेस्ट बिहार में जाना बहुत ही आसान हो जाता था। तो ब्रिटिशर ने वेस्ट बिहार की तरफ ज़्यादा फोकस किया, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, अब देखते हैं क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल किस तरह स्ट्रगल को क्रश किया। किन्होंने क्रश किया, इंडियन ने, मतलब मराठास ने नहीं क्रश किया, ब्रिटिशर्स ने मराठा को क्रश किया। अभी देखते हैं द इंडियंस वॉल हार्टेडली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंक्लूडिंग सोल्जर्स, जमींदार, किंग्स, कमांडर एंड कॉमन पीपल। यानी कि जो इंडियन के जो पीपल्स थे वो दिल से हार्टेडली, यानी कि हार्टली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया। किससे, ब्रिटिशर्स थे। उसमें कौन कौन थे, इंडियन सोल्जर्स जो इंक्लूडिंग सोल्जर्स थे उन्होंने फाइट किया, जमींदार भी एकजुट हो गए थे, किंग्स भी एकजुट हो गए थे, जो कमांडर्स थे, कॉमन पीपल्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया। उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स अगर हमारे इंडिया में आ गई तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मच सकती है, और हमने देखा भी, अभी हम आगे देखेंगे कितना तबाही मचाया है ब्रिटिशर्स ने। द इंडियन सिपाही स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द फिक्स टाइम। यानी कि जो इंडियन के जो सिपाही थे या फिर जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने स्ट्रगल फ्रीडम के लिए अपना जो फिक्स था उसे वहाँ पर रखा, वो पीछे नहीं हटे। इनिशियली दे सक्सीडेड बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वेस्ट। यानी कि जो उस समय जो पीपल्स थे वो मतलब उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, फिर भी जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनका स्ट्रेंथ था, और जो उनकी मिलिट्री पावर थी, ब्रिटिश की मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा थी कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि जब शिवाजी महाराज थे तब की बात अलग है, क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे संभाला। पर इस समय कोई बोलते लीडर नहीं था इसमें कि वो संभाल सके। अलग अलग पार्ट में थे, अलग अलग लीडर थे, और उनके बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाया करता था, इसलिए कोई कंफर्टेबल लीडर नहीं था उस समय। इसलिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वेस्ट, यानी कि उनका एक बोलते ना व्यापक हो गया। द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स, यानी कि जो अलग अलग जगह से जो स्ट्रगल आ रहा था ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्रश किया, यानी कि उन्हें कुचल कर आगे बढ़े। द ब्रिटिशर्स मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ रिगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने जो अलग अलग टेरिटरीज अपनी खोई थी, जहाँ पर मराठा ने कब्जा कर लिया था, जो उन्होंने खोया था पहले लेकर फिर खोया, फिर वापस उन्होंने रिगेन किया जो उनके लॉस्ट टेरिटरीज थे 6 मंथ के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेड देयर लाइफ, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, कुंवर जो थे, उन्होंने अपनी पूरी, उन्होंने उनका जान नहीं त्यागा बल्कि उन्होंने पूरी अपनी लाइफ त्याग दी कि हम ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे।
देखते बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन एट रंगून, यानी कि जो बहादुर शाह थे। अब आप बोलोगे वो हमने अब देखे अभी अभी देखा हमने लास्ट में कि जो ब्रिटिशर्स थे उसके सामने जो बहादुर शाह थे वो गिर गए थे, तो उन्हें प्रिजन में डाल दिया, यानी उन्हें जेल में डाल दिया गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टू शेल्टर इन नेपाल। अब जो नाना साहेब थे वो बेगम हजरत महल जो थे उन्होंने कहाँ पे शेल्टर लिया, नेपाल में उन्होंने जाया था। टाटा टॉप फाउट फॉर नेक्स्ट 10 मंथ अगेंस्ट द, लेकिन जो टाटा टॉप थे उन्होंने भी बहुत ही फाइट किया 10 मंथ तक अगेंस्ट ब्रिटिश, बट ड्यू टू बिट्रायल। अब बोलेगा बिट्रायल मतलब क्या होता है? बिट्रायल यानी कि बोलते हैं ना अपने ही अंदर अपने जो पीपल्स है उनके अंदर बोलते हैं ना गद्दारी आ जानी, गद्दारी, बिट्रायल यानी गद्दारी, उनके अंदर गद्दारी आ जाना, जिसके कारण ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। और इसके चलते जो टाटा टॉप जो थे वो अपने ही अंदर की जो कुछ पीपल्स थे उनके गद्दारी के कारण उन्होंने ब्रिटिश के साथ मिल गए और इसी के चलते उन्होंने टाटा टॉप को फंसा दिया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। हैंग टू डेथ यानी फांसी पर लटका देना। इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858 द ब्रिटिश रशली क्रश डाउन द स्ट्रगल। और 1858 आने तक ब्रिटिश ने पूरा जो स्ट्रगल था उसको एकदम क्रश, जो उसको पूरा ख़त्म कर कर रख दिया था। इंडियन का जो काम चल रहा था वो कुछ काम नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर जो इंडियन पीपल्स थे या फिर जो रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टॉप या फिर बहादुर शाह था, इनके नीचे जो पीपल्स हुआ करते थे वो कुछ लालच के कारण, ज़मीन के कारण या फिर पैसे के कारण वो ब्रिटिश के साइड हो जाया करते थे, जिसके कारण ये वफादारी नहीं थी, ये गद्दारी थी। और इसके कारण जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने लड़ना चाहा वो भी नहीं लड़ पाए, क्योंकि 2-4 लोगों के कारण ही पूरा किंगडम तहस नहस हो सकता है। इवन थ्रू द स्ट्रगल बिगेन विद द डिस्कंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर। फिर भी ये जो स्ट्रगल था इंडियन सोल्जर्स सभी वाकई थे ना, इंडियन सोल्जर ब्रिटिश के हाथ में थे तो वो जैसा करा था तो वैसा ही करना पड़ता था। बट लेटर पीजेंट, आर्टिसन, कॉमन पीपल, ट्राइब्स केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जो रानी लक्ष्मीबाई सब गए, इन्होंने बहुत कोशिश की थी। रानी लक्ष्मीबाई, आपने बहुत नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का। उनके हाथ में एक बच्चा था, फिर भी उन्होंने पूरा उनका जो साम्राज्य था उसकी पूरी रक्षा की। यानी कि जो यहाँ पे पीजेंट्स थे, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, पीजेंट्स यानी जो यहाँ पे लिखा है पेजेंट्स, ये फार्मर्स, आर्टिसन, जो कॉमन पीपल्स थे, ट्राइबल पीपल्स थे, वो भी बाद में टुगेदर आए किससे लड़ने के लिए? ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट द ब्रिटिश वो लड़ने के लिए आए। इन दिस रेबेलियन, और जो ये लड़ाई चल रहा था, हिंदूज मुस्लिम स्टूड अप विद अ ग्रेट फोर्स। और जो हिंदू मुस्लिम स्टूड है यानी हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ खड़े हुए, उनके बीच में कुछ भेदभाव नहीं हुआ करता था या फिर कुछ कम सम्मान ज़्यादा सम्मान, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। ये तो जब समझदार लोग आए ना, बोलते हैं कि जादू पंडित लोग या फिर जो ऐसे लोग आए उनके कारण ये सब बाद में सब स्टार्ट हुआ। क्या? हिंदू मुस्लिम के बीच में सब, जब पाकिस्तान और इंडिया जब डिवाइड हुआ तभी से ये सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम में सारी चीज़ें, डिफरेंसेस जो होते हैं ना, पार्शलिटी इनके बीच में तभी आया। पहले ये एक साथ खड़े हुआ करते थे। देयर कॉमन एम वॉज, अब उनका कॉमन एम क्या था? अब इनका कुछ तो कॉमन एम होगा, आउट थ्रोइंग, ओवर थ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब जो ट्राइबल पीपल्स थे, कॉमन पीपल्स थे, या फिर जो ट्राइबल पीपल्स यानी जो आदिवासी पीपल्स होते हैं वो, और फिर जो कॉमन पीपल, पीजेंट्स, आर्टिसन, पीजेंट्स यानी जो फार्मर्स, ये सब मिलकर इनका एक ही उद्देश्य था, इनका मतलब एक ही उद्देश्य था, वो था ओवर थ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इंडिया से बाहर फेंक देना, यानी कि बाहर कर देना। देयर वॉज एन इंस्पिरेशन ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस बिहाइंड दिस स्ट्रगल एंड देयरफॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल गेन्ड अ नेशनल फॉर्म। और जो पीपल्स थे इनका मेन स्ट्रगल इससे ऊपर ही था कि सबको इंस्पायर करे और जो इंडिपेंडेंस को गेन करे, इंस्पिरेशन ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस, और इसी स्ट्रगल के पीछे इनका यह महत्व था। और इसके चलते जो फ्रीडम था ये नेशनल फॉर्म में आएगा, यानी कि ये जो स्ट्रगल था ये एक जगह पे नहीं, अहमदाबाद या फिर गुजरात ऐसी जगह पे नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में फैल गया था। पूरा इंडिया चाहता था कि हम ब्रिटिश को बाहर फेंकेंगे, पर कुछ नाकामयाबी के कारण जो उनकी अंदर थी उसके कारण ये सब लोग का जो था एक जो यूनिटी ये टूट गया। अब देखते हैं कॉसेस क्या हुआ, जो स्ट्रगल हुआ फेल क्यों हुआ? फिर कुछ तो कारण होगा, एक स्ट्रगल फेल क्यों हुआ? ब्रिटिश, हमने इंडियन पीपल्स ने इतनी मेहनत की फिर भी ब्रिटिश ने किस तरह फेल कर दिया। अभी देखते हैं कॉसेस ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रगल, यानी कि क्या कॉसेस हुआ कि हाँ जो इनका स्ट्रगल 1857 का इतना अच्छा चल रहा था, चलते चलते फेल कैसे हो गया। द स्ट्रगल ऑफ 1857 अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब जो ये 1857 का जो स्ट्रगल था ये अनसक्सेसफुल हुआ, क्यों? अभी फॉलोइंग जो रीजन है उसमें हम देखेंगे। अब पहला था उसमें से द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉन्फरेंसिव। जो स्ट्रगल था वो कॉन्फरेंसिव नहीं था, यानी कि एक जगह से एकजुट साथ साथ सबके नहीं था। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस
सिमुटेनियसली, यानी कि सिमुटेनियसली यानी साथ साथ ऑल ओवर इंडिया साथ में नहीं था, बल्कि एक आगे पीछे चल रहा था या फिर जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, यूनिटी में नहीं था, ऑल ओवर इंडिया में। द इंटेंसिटी वॉज मोस्ट सर्व इन द नॉर्थ इंडिया, जो इंटेंसिटी था नॉर्थ इंडिया में सर्व किया, पर हर जगह पे ज़्यादा सर्व नहीं कर पाया। बट राजपुताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन अलूफ, यानी कि जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ जो ऐसे जगह थे जैसे पंजाब, बंगाल, ये सब जगह पे इन लोगों ने ज़्यादातर उनके अगेंस्ट काम ही किया ही नहीं। वो खाली खाते पीते और बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ब्रिटिश आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकती है, इसलिए शांत बैठे थे। और इसके चलते कुछ जो साथ नहीं हो पाया, इसी के चलते जो ये स्ट्रगल था वो भी कम हो गया, यानी कि जो स्ट्रगल का जो लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी आगे बढ़ नहीं पाया। अब देखते हैं लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। अब कोई भी एक अभियान चल रहा है तो उसमें 10-4 लोग रहेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें से कोई एक लीडर होना चाहिए, लीडर कोई एक ही होना चाहिए जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करे, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ब्रिटिशर्स में एक लीडर था, बहुत ही लीडर थे, बहुत सारे लीडर थे, पर उसमें से कोई एक बड़ा लीडर था, पर इंडियन पीपल्स ने किसी को एक को भी बड़ा बनने दिया ही नहीं, ये खुद के बीच में लड़ रहे थे। देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ने कोई एक कॉमन एक्सेप्टेड लीडर नहीं था, लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते ही नहीं थे, उन्हें लगता कि हम लड़ेंगे ब्रिटिश से। पर वो उनको उस समय अगर समझ में आया होता कि हम एक कोई एक लीडर हमें बनाना चाहिए जिसके चलते ब्रिटिश उससे लड़ सकता है, तो ये शायद ही हम जीत सकते थे ये स्ट्रगल 1857 का। ड्यू टू दिस देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, और इसी के चलते जो स्ट्रगल था ब्रिटिश के सामने उसमें कोई यूनिट बना ही नहीं, क्यों? कोई यूनिट बना ही, सबका यूनिट अलग अलग था, जिसके चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके ऊपर अलग अलग वॉर किया और फिर उन्हें ख़त्म भी कर दिया। अगर कोई एक साथ आ जाता था तो उन्हें नहीं ख़त्म कर पाती ब्रिटिश। मोस्ट ऑफ हेरेडिटरी प्रिंस रिमेन अलूफ, अब जो कुछ बड़े बड़े प्रिंस थे या फिर छोटे जो प्रिंस थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। कुछ जो प्रिंस थे वो, हमने देखा कि बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के साथ कुछ प्रिंस बैठा करते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको पैसे देकर या जागीर देकर अपने अंडर कर लिया था, तो इसके कारण भी जो स्ट्रगल था वो जीतना नामुमकिन सा हो गया। जस्ट एज कॉमन पीपल सफर ड्यू टू ब्रिटिश रूल, अब जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने सफ़र किया ब्रिटिश रूल का, सिमिलरली प्रिंस ऑल्सो वेर सफरिंग, और जो छोटे मोटे प्रिंसेस थे जो लड़ना चाहते थे ब्रिटिश से, वो भी बड़े प्रिंसेस के कहने के ऊपर चुप हो जाते थे। बट एक्सेप्ट टू फ्यू अदर रिमेन फेथफुल टू द ब्रिटिश, जो कुछ ब्रिटिशर्स थे, फ्यू अदर्स एक्सेप्ट फ्यू अदर्स, आई मीन कुछ जो ब्रिटिशर्स के जो प्रिंसेस थे वो ब्रिटिश के साइड थे, और जो कुछ अच्छे प्रिंस थे जो फेथफुल थे वो ब्रिटिश से लड़ रहे थे। पर बड़े बड़े प्रिंस अगर बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के साथ चले गए तो छोटे प्रिंस भी उस समय क्या कर पाते, उन्होंने बहुत ही करना चाहा, पर जो प्रिंस थे उनके साइड से उन्होंने उन्हें रोका, और वो भी आज भुगत रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं जो प्रिंस ब्रिटिश के साइड थे ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी धोखा देकर ख़त्म कर दिया, ये भी हमने देखा। उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, जो ब्रिटिशर्स के साइड थे उन्हें भी कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, यानी कि जो इंडियन पीपल्स थे उनके अंदर मिलिट्री टैक्टिक्स, यानी कि वो कोई गोरिल्ला टेक्निक बनाते थे, जैसे कि शिवाजी महाराज या फिर हम महारानी ताराबाई की जो हम देख सकते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स वो ज़्यादा यूज़ करते थे, यानी गुप्त चुप्त में काम करना, वो सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर इंडियन जो पीपल्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो सीधा मतलब ब्रेव यानी बहादुरी के साथ लड़ते थे, बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। ये उनकी ब्रेव यानी बहादुरी तो उनकी काम आई, पर उन्होंने टैक्टिक्स का यूज़ नहीं किया। यानी कि कोई भी फाइट लड़ेंगे तो बहादुरी सब कुछ नहीं होता, बहादुर तो वो भी हो सकते हैं, पर टैक्टिक्स का जो दिमाग होता है, जो दिमाग का प्लान होता है, वो किसी किसी के पास होता है, तो उन्होंने ये यूज़ किया ही नहीं, जिसके चलते द लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, मतलब मिलिट्री जो टैक्टिक्स थी ये इंडियन सोल्जर्स में थी नहीं। दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट, यानी कि जो उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया पर उसके अंदर कुछ कर नहीं पाए। सिमिलरली द इंडियन रेबल्स हैड लिमिटेड आर्म्स सप्लाई, जो इंडियन रेबल्स जो थे उन्होंने इंडियन पीपल्स जो थे, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर कोई इंडियन का सोल्जर्स है वो बहुत सारे सोल्जर्स जाएंगे तो ब्रिटिश को ख़त्म करके आएंगे, पर अगर 10, 15, 20, 25 ऐसे सोल्जर्स जाएंगे, यानी कि लिमिटेड सोल्जर्स जाएंगे, सप्लाई होंगे, तो कैसे ख़त्म कर पाएंगे।
एक साथ वार करेंगे तो शायद ही ख़त्म कर पाते थे, पर ब्रिटिश एक साथ वार करती थी, हर जगह पे जाकर एक साथ वार करती थी, अलग अलग अपने पार्ट को डिवाइड नहीं करती थी। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन आर्मी, इनफ स्टॉक टू लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस आर्मी जनरल्स। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थी उनके पास इकोनॉमिक भी था, यानी कि उनके पास पैसा था, स्ट्रेंथ था, मिलिट्री का स्ट्रेंथ था, डिसिप्लिन आर्मी यानी कि उनकी आर्मी में डिसिप्लिन था, जो कि इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन नहीं था। शिवाजी महाराज के टाइम पे डिसिप्लिन हुआ करता था, पर जब ये ब्रिटिशर्स के सामने जब इंडियन पीपल्स है उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं थी। अब आप बोलोगे डिसिप्लिन क्यों नहीं थी? अब डिसिप्लिन इसलिए नहीं थी क्योंकि वो खुद के हिसाब से काम करते थे कि हम ब्रिटिश को हराएंगे, हम ब्रिटिश को हराएंगे, आप हमें कोई एडवाइस ना दीजिए, हमें एडवाइस ना दीजिए। यही इनडिसिप्लिन था हमारे इंडियन आर्मी में। पर जो ब्रिटिश आर्मी थे उनके अंदर डिसिप्लिन था और उनके पास इनफ स्टॉक भी था। इनफ स्टॉक यानी कि अगर गोला बारूद, कोई बंदूक या फिर रेबल्स या फिर हम बोल सकते हैं जो स्ट्राइकर जो होते हैं, सारी चीज़ें इनफ मात्रा में थी कि इनके पास ब्रिटिशर्स के पास, उनके पास गोला बारूद और एक्सपीरियंस आर्मी जनरल्स भी थे उनके पास। जो जनरल्स होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव भी हुआ करता था। सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, और इसी के चलते जो ट्रांसपोर्ट था, हमें कहीं पे जाना है, कोई रेलवे, ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। जो रेलवेज थे वो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन जो ये था इन्होंने बाहर से सब चीज़ें लेकर आई जो किसके हैंड में थे? ब्रिटिश के हैंड में थे। उसमें इंडियन पीपल कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। देयर मूवमेंट्स वेर स्विफ्ट, और जो उनके जो मूवमेंट हुआ करते थे वो भी बहुत ही तेज हुआ करते थे। स्विफ्ट यानी बहुत ही तेज हुआ करते थे। वो कब कौन सा काम करते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपॉइज कुड नॉट सक्सेस, और ये भी रीज़न हुआ कि यही रीज़न था कि जो इंडियन सिपॉइज थे या जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सक्सेस नहीं हो सके, क्योंकि उस समय इंडियन पीपल्स के पास ना कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ था, ना उनके अंदर डिसिप्लिन था, और ना ही उनके अंदर कोई जनरल था, कोई लीडर था, या फिर ना उनके पास कोई गोला बारूद था। इसके वजह से इंडियन जो सोल्जर्स थे वो अनसक्सेस हो गए। वॉर आर फाउट नॉट ओनली बेस ऑफ ब्रेवरी बट ऑल्सो थ्रू मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो वॉर है वो खाली बहादुरी से ही नहीं कि मैं बहादुर हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ, इससे ही नहीं, बल्कि उसके अंदर मिलिट्री स्ट्रेंथ या फिर पूरे मिलिट्री का यूनिटी भी होना चाहिए, तभी हम जाकर किसी वॉर को जीत सकते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स, यानी कि कौन कौन से इंटरनेशनल सिचुएशन जो थे जो ब्रिटिशर्स को फेवरेबल थे। द क्राइमियन वॉर विद द रशिया वॉज जस्ट ओवर। जो क्राइमियन वॉर में बोलते हैं ना खतरनाक वॉर यानी कि हम बोलते हैं मार देना, खत्म कर देना, जला देना, उसको बोलते हैं क्राइमियन वॉर, यानी कि क्राइम, CRIME, क्राइम एंड वॉर, यानी कि क्राइमियन जो वॉर था ये रशिया के साथ जस्ट खत्म ही हुआ था। द ब्रिटिश वन द वॉर, और इसके चलते उन्होंने वो वॉर भी जीता रशिया के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ भी वॉर जीत लिया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। दे हैड ट्रेड रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब जो उनका ट्रेड रिलेशन था डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन था दूसरों के बीच में। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वॉज वेस्ट, और जो नेवल स्ट्रेंथ था ब्रिटिशर्स का वो बहुत ही ज़्यादा बोलते महत्वपूर्ण था। और इसमें जो उनका वॉर वेयरएज द इंडियन रेबल्स वेर आइसोलेटेड, जो इंडियन के रेबल्स जो थे, जो उनका जो मतलब ब्रिटिशर्स का जो कैसा था एक साथ एकजुट था, पर जो इंडियन का था, इंडियन वेर रेबल्स वेर आइसोलेट, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, आइसोलेट था। हमें आप आइसोलेट मेथड पढ़ा होगा आपने, आइसोलेट मेथड या फिर आइसोलेट मैप। इसमें आपने देखा आइसोलेट मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, पर ब्रिटिश एक साथ वार करती थी, इसलिए वो जीत जाया करती थी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा थोड़ा ही पार्ट बाकी है, जैसे कि यह वाला पार्ट और थोड़ा नीचे का, ये हम हमारे थर्ड लेक्चर में कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe to my channel. If any doubt was there, then you can ask me in comment box. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और कुछ भी समझ में आया हो हमारे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, तो प्लीज़ हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।